वो शख्स अपनी मौसी की बेटी को बहुत चाहता था, वो उससे शादी करना चाहता था। परिवार की रजामंदी के बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद वो शख्स अपनी सास और पत्नी के साथ उनके ही घर में रहने लगता है। वो पत्नी को इस कदर चाहता था कि उसके लिए सब कुछ कर सकता, हर हद से गुजरने को बिल्कुल तैयार था। वो मेहनत करता, पैसे कमाता और परिवार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। लेकिन उसे ये नहीं पसंद था कि उसकी पत्नी फ़ोन का इस्तेमाल करे या किसी से भी फ़ोन पर बात करे। जब वो शख्स घर में नहीं होता था तो उसकी पत्नी फ़ोन पर कुछ देखा करती थी और अक्सर फ़ोन पर बात भी करती थी। लेकिन जैसे ही वो शख्स घर में दाखिल होता तो वो तुरंत ही फ़ोन छुपा लेती। पत्नी को ये लगता था कि शायद मेरे पति को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन उस शख्स को सब कुछ पता था। ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन वो शख्स जब वो काम से वापस आया तो अपने साथ एक ई-रिक्शा लेकर अपने घर आता है। ई-रिक्शे वाले को घर के बाहर खड़ा कर देता है। उस दिन उसका अपनी पत्नी के साथ घूमने का प्लान था। वो पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तैयार हो जाओ और हम लोग घूमने चलेंगे। लेकिन पत्नी का मूड कुछ ठीक नहीं था और किसी बात पे दोनों की बहस हो जाती है। बहस झगड़े में तब्दील हो जाती है और फिर मामला ख़त्म हो जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन उसी रात उस घर की चारदीवारी में एक नहीं बल्कि 2 लोगों का कत्ल होता है। वो रात इतनी खौफनाक साबित होती है, इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। उस रात 2 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इस कत्ल की ख़ास बात ये थी कि कत्ल करने के बाद कातिल फ़रार नहीं होता, बल्कि वो लाश के पास ही बैठा रहता है और लगातार उस लाश को निहारता रहता है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो उस वक्त भी कातिल लाश के पास ही बैठा हुआ था और बस एक टक लाश को निहारता जा रहा था। लेकिन जब इस कत्ल के बारे में आपको पता चलेगा और कातिल के बारे में आपको पता चलेगा तो यकीन जानिए आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये पूरी कहानी मोहब्बत, शादी, धोखे और फ़रेब के बीच उलझी हुई है, जिसमें एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें। इस सच्ची घटना पर ज़रा गौर कीजिएगा और इसे समझिएगा, क्योंकि इस तरह के हालात, इस तरह के वाक़यात किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। ऐसे हालात में धैर्य और बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से, जिसके ज़रिए चीज़ों को आसानी से सुलझाया जा सकता है और रिश्तों के साथ-साथ ज़िंदगियों को भी बचाया जा सकता है। क्योंकि शक एक ऐसा दीमक है जो किसी जिस रिश्ते में लग जाए उसे चाट-चाट कर खोखला कर देता है, और किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो विश्वास पर होती है, और अगर किसी रिश्ते में विश्वास ही ना रह जाए तो उस रिश्ते का भी कोई अहमियत नहीं रह जाती, और ऐसे रिश्तों का अंजाम, ऐसे रिश्तों का जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो हमेशा खौफनाक ही होती है, दर्दनाक होती है। और ऐसा ही एक मामला कानपुर के चकेरी थाना इलाके से पेश आया, जहां बीती 1 दिसंबर की देर रात इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल घर में रहने वाले जेम्स जोसेफ की शादी साल 2017 में 39 साल की कामिनी से हुई थी। कामिनी उसकी मौसेरी बहन थी। शादी के बाद से जेम्स अपनी सास और पत्नी कामिनी के साथ कानपुर के चकेरी थाना इलाके की फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता था। जेम्स एक निजी कैंटीन में काम करता था। वो अपनी पत्नी को दिलो जान से चाहता था और उसकी हर खुशी को, हर ख्वाहिश को पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश भी करता था, जैसे कि अमूमन लोग करते हैं। बात गुजरी 1 दिसंबर की है, जब जेम्स जोसेफ काम से लौटते वक्त एक ई रिक्शा बुक करके अपने घर ले जाता है। वो ई रिक्शा को घर के बाहर खड़ा करता है और अंदर वो जाकर अपनी पत्नी को बुलाने चल देता है। वो उस दिन अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाना चाहता था। चूँकि वो अपनी पत्नी को मोहब्बत करता था तो इस तरह की चीज़ें होती थी अक्सर उन लोग के बीच में। जैसे ही वो पत्नी से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ और हम लोग को घूमने चलना है, लेकिन उसकी बात सुनकर पत्नी जाने से इनकार कर देती है, और दोनों, मतलब पत्नी जैसे ही इनकार करती है तो जेम्स गुस्सा हो जाता है। नाराज़गी में ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है। ये बहस धीरे-धीरे झगड़े में तब्दील होती है और वो झगड़ा
मारपीट में बदल जाता है। जेम्स अपनी बीवी की पिटाई कर देता है। वहीं बाहर जो ई रिक्शे वाला खड़ा था, वो सारी चीख पुकार, सारे झगड़े की आवाज़ें साफ साफ सुन रहा था। उसको ये लगा कि ये पारिवारिक मामला है और अभी कुछ देर में ही दोनों ठीक हो जाएंगे, झगड़ा शांत होगा, फिर परिवार बाहर निकलेगा और मैं उन लोग को घुमाने ले जाऊंगा जहाँ जहाँ वो लोग बताएंगे और उसके एवज में उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ई रिक्शे वाला घर के बाहर खड़ा रहा और अंदर झगड़ा बढ़ने लगा। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जेम्स के सिर पर खून सवार हो गया। अब जेम्स ने आओ देखा ना ताओ और घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। इससे पहले कि उसकी पत्नी कामिनी को समझ पाती, जेम्स ने कामिनी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी का वार होना था कि कामिनी का जिस्म, मतलब ये कह सकते हैं कि जिस्म फट गया कामिनी का और खून की धार चलने लगी। कुल्हाड़ी पड़ते ही कामिनी चीख पड़ी, मदद के लिए चिल्लाने लगी और फर्श पर गिर गई। बेटी की चीखें सुनकर माँ पुष्पा भी दौड़ते हुए जेम्स के कमरे में पहुंची। तो उन्होंने सामने का मंजर देखा तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई। उनके भी मतलब ये समझिए उन पर बिजली टूट पड़ी, क्योंकि सामने उनकी बेटी लहूलुहान हालत में पड़ी थी। बेटी को बचाने के लिए बुजुर्ग पुष्पा बीच में आ गई और जेम्स को रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन जेम्स पर इस कदर शैतान सवार था, उसके ज़हन दिल पर इस तरह जुनून सवार था कि जेम्स ने कोई रिश्तों की अहमियत नहीं रखी। रिश्तों के वजूद को दरकिनार करते हुए अपनी सास पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनके जिस्म को भी फाड़ दिया। कुल्हाड़ी का वार पड़ते ही जो सास पुष्पा थी, बुजुर्ग थी, वो भी लहूलुहान होकर गिर पड़ी फर्श पर। अब माँ और बेटी दोनों लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़े थे। दोनों ही जेम्स से खुद को छोड़ देने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन उनकी मिन्नतों का जेम्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एक के बाद एक उसने कई बार अपनी सास और पत्नी के जिस्म पर किए, लेकिन इतने वार करने के बाद जेम्स भागा नहीं। वो चुपचाप उसी कमरे में पड़े हुए बेड पर बैठ गया और लाशों को निहारने लगा। उसकी पत्नी कामिनी और सास पुष्पा मौके पर तड़पती रही और तड़पते तड़पते आखिरकार उन दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब ये दोनों चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो उनकी चीखें चूँकि रिक्शे वाला भी सुन रहा था बाहर और साथ ही पड़ोस में भी उनकी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। जब पड़ोसियों से रहा नहीं गया तो उनकी चीखें सुनकर एक पड़ोसी जो रहते हैं संजीव गुप्ता, वो बाहर आते हैं और झगड़े को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेम्स जब घर में दाखिल होता है और झगड़ा शुरू हुआ था, उसी वक्त जेम्स ने पहले घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। लिहाजा संजीव गुप्ता घर में दाखिल नहीं हो पाते। अब संजीव गुप्ता को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पुलिस हेल्पलाइन यानी 112 पर कॉल करते हैं और सारा मामला बताते हैं। वो कॉल चकेरी थाने में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कुछ देर में ही चकेरी थाना इंचार्ज अशोक दुबे मौका वारदात पर पहुंचते हैं, लेकिन वो भी घर में दाखिल नहीं हो पाते, क्योंकि घर के दरवाजे को अंदर से जेम्स पहले ही बंद कर चुका था। तो इसी वजह से मदद के लिए कोई अंदर दाखिल नहीं हो पाया था। लिहाजा वो भी बाहर ही रह जाते हैं और बाकी अपने सिपाहियों की मदद से फिर उस दरवाजे को लॉक को तोड़वाते हैं। लॉक टूटने के बाद जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ के हालात देखकर मतलब वो भी सन्न रह गए, क्योंकि घर की फर्श पर हर तरफ से खून ही खून बिखरा हुआ था, मानो किसी ने खून की होली खेली हो। कुछ इस तरह के हालात थे। उसके बाद वो उसी खून के फर्श और इधर उधर से होते हुए उस कमरे तक पहुँचे जहाँ पर जेम्स बैठा हुआ था। जैसे ही वो जेम्स के पास पहुँचते हैं तो वहाँ का मंज़र मतलब ऐसा था कि जिसके बारे में जिसने भी देखा, पुलिस टीम या अगल-बगल के लोग भी जब अंदर दाखिल होते तो मतलब ये जानिए कि सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने 2 लाशें पड़ी हुई थीं, वो जिनके जिस्म पर कुल्हाड़ी के गहरे निशान थे और खून की धार चल रही थी। और वहीं बगल में बेड पर जेम्स पूरे इत्मीनान के साथ बैठा हुआ था और बस वो अपनी पत्नी की लाश को एक टक निहार रहा था। वो सिर्फ उसे देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस ने तुरंत ही, अब ये मामला तो एकदम ओपन था कि ज़ाहिर सी बात है जेम्स उस वक्त जो था, जेम्स कुल्हाड़ी से वार करने के दौरान जेम्स के भी चोट लगी थी, जेम्स के भी हाथ में ज़ख्म था। पुलिस ने देखा तो ये समझ में आ गया कत्ल हुआ है और कातिल बगल में बैठा हुआ है। पुलिस ने जेम्स को गिरफ्तार कर लिया।
और लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस शख्स ने लव मैरिज की हो, वो आखिर अपनी पत्नी का कत्ल कैसे कर सकता है? तो यही सवाल सभी के ज़हन में था। तो फिर उसके बाद जेम्स ने बहुत ज़्यादा पुलिस को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मामला ओपन था, जेम्स अपने किए से मुकर भी नहीं सकता था, लिहाजा उसने पूरी कहानी खोल कर रख दी। अब ये कहानी मोहब्बत और फ़रेब के बीच उलझी हुई थी, जिसमें फंसकर जेम्स कामनी का पूरा परिवार निस्तनाबूद हो गया। जेम्स के मुताबिक उसकी शादी 2017 में हुई थी। शादी के बाद वो और उसकी पत्नी कानपुर में ही रहने लगे। शादी के बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच उसकी जो पत्नी थी वो फ़ेसबुक पर चैट करती थी, उसे शौक़ था, और चैटिंग के दौरान ही उसकी पत्नी की दोस्ती एक नौजवान से हो जाती है। वो लड़का दिल्ली का था, दोनों काफ़ी चैट करते थे, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और कामनी उस लड़के से फ़ोन पर बात करने लगती है। शुरुआती दौर में कामनी जो थी उससे छुपाती थी, जेम्स की गैर मौजूदगी में बात करती थी, लेकिन चूँकि जेम्स ये समझ तो गया था कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है, लेकिन वो ये जानता था कि अगर वो रोके-टोकेगा तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन वो अपनी पत्नी की चूँकि बहुत ज़्यादा चाहता था, तो उसे धोखे की उम्मीद भी नहीं थी, किसी बेवफ़ाई की उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए जेम्स उसे रोक-टोक नहीं रहा था। कुछ वक़्त गुज़रा, जब जेम्स ने विरोध नहीं किया तो कामिनी के भी हौसले बुलंद हो गए। अब कामिनी ने जेम्स के सामने ही अपने उस बॉयफ्रेंड से बात करनी शुरू कर दी। अब जब कामिनी खुलकर सामने आ गई, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक पति इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करे कि उसकी पत्नी किसी और से बात करे, किसी और नौजवान से प्यार करे, उसे छोड़कर। तो अब जेम्स और कामिनी के रिश्तों में तल्खियाँ आ गई। दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे। जेम्स उसे बहुत समझाता भी था। जेम्स ने जो अपना पुलिस में जो बयान दी, ये सारी वो बातें हैं जो जेम्स ने पुलिसिया बयान में कहीं, पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं। तो जेम्स ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करी। इसी साल अक्टूबर के महीने में जेम्स की पत्नी कामिनी अचानक कहीं चली गई। जेम्स पत्नी के चले जाने से बहुत परेशान था, छटपटा रहा था, और कुछ दिनों के बाद वो पत्नी उसकी वापस भी आ जाती है। जेम्स जब उसके जाने का सबब पूछता है कि तुम कहाँ थी, इतने दिन कहाँ गायब थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, तो तमाम सवाल करता है, तो कामिनी को उसके सवाल नागवार गुजरते हैं और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। ये वो वक्त था जब कामिनी खुलकर जेम्स के सामने आ जाती है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जेम्स ये समझ चुका था कि पत्नी के साथ जो है, पत्नी अब हाथ से, पत्नी उसका जो रिश्ता है उसका वजूद धीरे-धीरे कहीं न कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जेम्स अब ये समझ चुका था कि कामिनी के साथ जो उसका मोहब्बत का रिश्ता था, उसका वजूद अब ख़त्म हो रहा है। लिहाज़ा अब ये उसकी पत्नी का नाजायज़ रिश्ता जेम्स के ज़हनो-दिल में एक काँटे की तरह चुभ रहा था, जो उसको जीने नहीं दे रहा था। सब कुछ यूँ ही चलता रहा। फिर 1 दिसंबर की शाम जेम्स ई-रिक्शा लेकर अपने घर पहुँचता है ताकि वो पत्नी को कहीं घुमाने ले जाए। जिस वक़्त वो अपने घर पहुँचता है, उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही होती है। पहले भी जेम्स कई बार विरोध कर चुका था, लेकिन पत्नी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। जैसे ही जेम्स ने देखा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही, तो दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कामिनी चूँकि घूमने से इनकार कर चुकी थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से बात ही करना चाहती थी। इस बात से दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है और झगड़े में ही गुस्से में आकर, उस आवेश में जेम्स कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर हमला कर देता है, अपनी पत्नी को फाड़ देता है और साथ ही उसको बचाने आई सास को भी मौत के घाट उतार देता है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये रिश्ता भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब जेम्स ने जितनी भी कहानी पुलिस को सुनाई है, जो हमने अब इस वक्त आपके सामने रखी, इसके बारे में जो सच्चाई है, इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता, और जो जानता था यानी उसकी पत्नी कामिनी, वो आज इस दुनिया में ही नहीं है। अब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि शक एक ऐसा दीमक है जो किसी भी रिश्ते को खोखला कर देता है। इतना खोखला कि वो रिश्ता ताश के पत्तों की मानिंद भरभरा कर गिर जाता है। और इस पूरे मामले में भी यही हुआ। आखिरकार कामिनी इस दुनिया से चली गई, कामिनी की माँ का भी कत्ल कर दिया गया। जोसेफ, जो उसका पति था, जो उसे चाहता था, वो अब सलाखों के पीछे है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है। अगर पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का झगड़ा हो या किसी तरह की नाइतफाकी आ जाए, किसी तरह का इख्तिलाफ आ जाए,
तो साथ में बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हिंसा, झगड़ा, मारपीट ये किसी भी मसले का हल नहीं है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिश्ते ख़राब होते हैं। गुस्से में लिया गया फ़ैसला हमेशा ख़तरनाक ही साबित होता है। गुस्सा इंसान के ज़हन को कुंद कर देता है। ऐसे में सब्र बनाए रखें और अपने गुस्से पर काबू रखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। साथ ही अपने पार्टनर को समझाएँ कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में आपको सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने में आपके जो पर्सनल रिश्ते हैं वो बरकरार रहें। एक चूँकि ये एक वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल दुनिया के अंदर वर्चुअल दुनिया के जो रिश्ते बनते हैं उनका कोई वजूद नहीं होता है, लिहाज़ा अपने जो असल ज़िंदगी के रिश्ते हैं उनको हमेशा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता त्याग माँगता है, समर्पण माँगता है और अच्छी ज़िंदगी और अच्छे रिश्तों के लिए त्याग समर्पण बहुत ज़रूरी है। परिवार और दोस्तों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके इर्द-गिर्द आपके दोस्तों के साथ या आपके रिश्तेदारों में इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो आप उनमें संवाद पैदा करें, बातचीत करें, समझाएँ और सही गलत का फ़र्क दिखाएँ, ताकि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके नातेदारों का इस तरह से रिश्ते ना टूटें और इस तरह की किसी भी वारदात से वो भी अपने आप को बचा सकें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द हम एक नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख़्याल रखिए।